अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी से सवाल। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सिट साहब, मैं कहने लगी थी हस्बे मामूल मेरे साथ मौजूद है सेठी साहब। यार हस्बे मामूल ही होता है। हाँ तो और क्या, लेकिन हस्बे मामूल एक चीज़ नहीं हुई। क्या नहीं हुआ? ऐसे नहीं होता ना कि अपोजिशन भी जाके मिले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। हाँ। तो ये कल आपने सवाल उठाया था शो में कि आपको लगता नहीं है कि ऐसा होने जा रहा है या ऐसी खबर भी है, तो लेकिन ऐसा हो गया। अब वो जो वफ्त मिला है जाके, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही वफ्त था। अब उसकी जो डिटेल्स सामने आई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में आई और पीटीआई ने अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से, जो पहले खतूत के ज़रिए जाता था, वो बनफ़्स नफीस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलकर उन तक पहुँचा दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 26वीं आईनी तरमीम को ही नहीं मानते, यानी जिसकी वजह से मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उसको ही नहीं मानते। ये उन्होंने बावर कराया चीफ जस्टिस को भी। तो क्या तबसरा करेंगे आप इस मुलाकात पे? इससे अपोजिशन डेलीगेशन की मुलाकात कहना चाहिए या पीटीआई से चीफ जस्टिस की मुलाकात? देखिए, दो बातें। पहली तो मैं क्लियर कर दूं, मैंने कल ये कहा था कि मुलाकात अगर होगी या हो, उस वक्त तो पता था हो रही है जी। तो ये बड़ी हैरानगी की बात है कि ऑपोजिशन को ये मिल रहे हैं। ये पहले ऐसे नहीं हुआ कि ऑपोजिशन जाके चीफ जस्टिस को मिलती थी। फिर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया, मैंने कहा शायद इसलिए ये किया जा रहा है क्योंकि ये हुकूमत को मिले हैं। हुकूमतें भी ऐसे नहीं मिलती। अगर कोई मुलाकात होती है तो प्राइम मिनिस्टर जाके मिल लेता है या चीफ जस्टिस मिल लेता है। तो ये तो पूरा एक डेलीगेशन गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर ऐसे है तो उसको बैलेंस करने के लिए शायद चीफ जस्टिस साहब ने ये एक्सेप्ट कर लिया है। तो एक तो ये मैंने कहा था। दूसरा मैंने ये कहा था कि ये कह रहे हैं कि ये ऑपोजिशन को मौका दिया जा रहा है, बट एक्चुअली ऑपोजिशन को तो नहीं मौका दिया गया, पीटीआई को मौका दिया गया। पीटीआई में उनका बंदा इज़ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मगर ये जो डेलीगेशन गई है इट्स ऑल पीटीआई। तो ये आप कह सकती हैं, जो आपने सवाल पूछा कि क्या ऑपोजिशन गई थी या वहाँ या पीटीआई गई थी। पीटीआई इज ओनली द लार्जेस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन। वो एक आधे दूर भी फिरते पे ने, है ना, वो भी कहते हैं ऐसी ऑपोजिशन का हिस्सा। मौलाना भी तो ऑपोजिशन का हिस्सा है एंड सो ऑन। तो एक तो ये कि थोड़ी सी गलत बयानी हो गई यहाँ। पीटीआई वाज सपोज्ड टू लीड द डेलीगेशन ऑफ द ऑपोजिशन। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई है उससे वो ये कह रहे हैं हम तो ऑपोजिशन से मिले हैं क्योंकि हम गवर्नमेंट से मिले थे। और वो ये कह रहे हैं कि हमने गवर्नमेंट को इसलिए उससे मिले थे बिकॉज हम गवर्नमेंट को आगाह करना चाह रहे थे हमारा एजेंडा क्या है, रिफॉर्म का। अच्छा। और हमने इनको भी उसी लिए दावत दी थी कि रिफॉर्म का एजेंडा क्या है। मगर हकीकत क्या हुई? सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कह जाए प्रेस रिलीज, मगर हकीकत ये थी कि गवर्नमेंट ने आगे आपका एजेंडा तो नहीं सुना, अपना एजेंडा बता गए। और ये भी आए हैं, ये आपका एजेंडा तो उन्होंने दे नॉट इंटरेस्टेड, वो अपना एजेंडा आपको बता गए जी। तो यही हुआ ना। लेकिन गवर्नमेंट का एजेंडा ऑपोजिशन स्पेसिफिक नहीं था, इनका तो गवर्नमेंट स्पेसिफिक है। हाँ, बिकॉज इनका सारा इशू ही, गवर्नमेंट का जो एजेंडा इज नॉट रिलेटेड टू द ऑपोजिशन, इज रिलेटेड टू रिफॉर्म। बट गवर्नमेंट की रिफॉर्म, नॉट सुप्रीम कोर्ट की रिफॉर्म। सुप्रीम कोर्ट तो अपनी रिफॉर्म जो करने जा रहे हैं वो बताना चाह रहे थे, तो वो अपनी रिफॉर्म बता गए जाके कि हमें सपोर्ट चाहिए। ये इनको कहा था कि हमारी रिफॉर्म सुने, ये आके अपना एजेंडा दे गए और कहते हैं हमारी बात सुने। तो मेरा ख्याल है ये हुआ है। और ये बेसिकली गवर्नमेंट ने भी पॉलिटिक्स खेली है, ऑपोजिशन ने भी पॉलिटिक्स खेली है, और इफ आई मे से सो चीफ जस्टिस साहब भी खेल गए। लेकिन जो मुतालबात चीफ जस्टिस के रूबरू पेश किए गए और उससे पहले इमरान खान साहब की 3 बार इजाज़त ली गई, यह हुज्जत तमाम की गई है, 3 बार पूछा गया तो इजाज़त मिल गई। उसके बाद जाके चीफ जस्टिस से मिले हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी बात की है उन्होंने, मईशत के हवाले से भी बात की है, 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से भी बात की है, फिर लापता अफराद के हवाले से भी ब्रीफिंग दी है, फिर प्रोडक्शन ऑर्डर की भी शिकायत की है, फिर उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा सारा कुछ कर दिया जो हर रोज वो कहते हैं, वो इकट्ठा करके ले गए थे। 5-6 लोग साथ ले गए थे, हर एक शख्स वहाँ बोला है। खोसा साहब भी बोले हैं, बैरिस्टर साहब भी बोले हैं, सलमान भी बोला है, उसके बाद वो साहब जो हैं आपके उमर अयूब भी बोला है, और भी मेरा ख्याल है। तो सब ने एक थोड़ी चीजें एक चाल ये आए, वो सबको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। आप इस पे बात करेंगे, आप इस पे बात करेंगे, आप इसके बात करेंगे। उन्होंने सारी बातें जो कि वो हर रोज आपको और में सुनाते हैं, और वो उन्होंने वहाँ जाके रोना धोना अपना वहाँ उनके आगे रख दिया। अब चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा? चीफ जस्टिस साहब तो अपने प्रेस रिलीज में मानते ही नहीं है कि उन्होंने कोई बातें की हैं। उन तो अपनी बात कर रहे हैं कि हमने उनसे इसलिए बुलाया था जी, 10 निकाती एजेंडा। अब उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, गवर्नमेंट ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जी। इन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिन्होंने कहा हमने हमारे ये मताले हैं। और ये आगे से ये भी कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है
कि मैं सुन ली, मैंने आपकी बात, आप लिख के दें हमें। तो इन्होंने तो अब ये लिख के दे रहे हैं उनको। तो इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस साहब ने इनको एश्योरेंस दी है कि मैं इन पे हम गौर करेंगे। अब किस चीज़ पे गौर करेंगे, किस पे नहीं करेंगे, वी डोंट नो, बिकॉज बेसिकली दिस इज नॉट द वे द जस्टिस सिस्टम वर्क्स। पिटिशंस होती हैं, उनको उसके ऊपर गौर होता है। इनकी तो हर चीज़ के ऊपर पिटिशन ऑलरेडी पड़ी हुई है वहाँ। कोई इधर जग चली गई है, कोई उधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, तो वो तो मामले तो सारे चल ही रहे हैं ना। तो अब मगर ये बेसिकली ये इट्स अ प्रोपेगेंडा स्टंट। गवर्नमेंट के बड़े सीरियस इश्यूज थे जिसके लिए वो रिलीफ लेने गए थे। इनके भी बड़े सीरियस इश्यूज हैं फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, मगर ये इनके इश्यूज लीगल इश्यूज जो कि ऑलरेडी अदालतों में घूम रहे हैं, और ये प्रोपेगेंडा के लिए गए थे वहाँ। ठीक है। और ये इनका प्रोपेगेंडा जो है, कोशिश इनकी यही है कि हर रोज़ हेडलाइंस बने, और चीफ जस्टिस साहब ने उनको मौका दे दिया। बट उनकी मजबूरी ये थी कि अगर गवर्नमेंट उनसे मिलना चाह रही थी तो फिर उनको कोई ना कोई तो एक्सक्यूज़ चाहिए था कि मैं दूसरों को भी मिल लूँ, अदरवाइज इट वुड लुक वेरी वन साइडेड। तो आप सोचिए उनके लिए कितना प्रॉब्लम था। तो उन्होंने गवर्नमेंट को तो अकोमोडेट करना ही करना था, बिकॉज गवर्नमेंट के बड़े सीरियस इश्यूज़ थे। अब खुफिया तो मुलाकातें होती नहीं है अब। मगर मेरा ये कल भी ये मौक़िफ़ था कि शहबाज शरीफ साहब को अलग एक मुलाकात को पब्लिक में बताना था कि मैं मिलने जा रहा हूँ। मगर ये जो वो भी पूरे लोग ले गए ना अब 4-5, तो फिर इन्होंने कहा हम भी ले जाते हैं। तो आई थिंक दिस इज व्हाट्स हैपेंड ओवर हियर। अच्छा, वो और जज साहब ने सोचा होगा कि मेरा की जाता है, मेरी तो शोहरत हो जाएगी, सारे आए ने वापस मेरे को। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि मेरा रोल जो है बड़ा कम हो गया अब, और हालांकि यहाँ द लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी इन पावर एंड द वन इन ऑपोजिशन सारे आ गए ने मेरे घर, सारे आ गए हैं और सब बात करें अपने मसाइल के हवाले से, तो बल्ले बल्ले हो गए ना चीफ जस्टिस। अच्छा, ये अपोजिशन लीडर ने ये कहा कि हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुलाकात की दावत दी थी, यानी अपोजिशन ने रिक्वेस्ट नहीं की थी, तो वहाँ मुलाकात की दावत किसने दी थी? ये रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके। और इधर से फिर इन्होंने अपने आप को बैलेंस करने के लिए चीफ जस्टिस साहब ने कहा फिर इनको भी बुला लें। ओके। और लतीफ़ खोसर साहब ये कह रहे हैं कि हमने चीफ जस्टिस को बताया कि अपना हाउस इन ऑर्डर करें, और जो 5 जजेस आपको पूछ रहे हैं वो तो कहेंगे ना, हर बात कहेंगे। मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब ने सुन ली होगी, कोई रिमार्क नहीं दिया होगा। अच्छा, he can't afford to give any remarks. These are all matters, subject matters. और फिर इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया जा रहा, 7 वज़ीर-ए-आज़म का ओपन ट्रायल हुआ और इनका जेल ट्रायल हो रहा है, इस तरह के निकात भी चीफ जस्टिस के सामने। अदालतों के आगे हर रोज यही तो बात करते हैं, जहाँ जहाँ मियाँ इमरान खान जाता है, जो भी केस हो, वहाँ उस हर जज के आगे इनका यही रोना धोना है ना, और जिसमें काफी वजन भी है। ठीक है, अब ये सिलसिला खत्म हो जाएगा मुलाकातों का अपोजिशन के बाद? अब कोई और मुलाकात नहीं होगी। ओके, ठीक है। चले, हमें ये तो आइडिया हो गया कि चीफ जस्टिस साहब इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं या मुलाकातों में क्या मकसूद था। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत साहब, अब वो ऐसी बातें क्या कहते हैं, वो भांडे फोड़ रहे हैं वो। अभी तो बहुत से भांडे फोड़ खोलेंगे शेर अफजल मरवत साहब ही मजीद मरवत साहब ने किया है, अभी और भी साहब आए मुझे लगे शुरू। फवाद चौधरी साहब भी तो ऑलरेडी शुरू कर दिया है जी, और भी आएंगे आप देखिएगा। अच्छा, हाँ, ये जो जुल्फी बुखारी के बारे में बातें आएंगी, अभी अपने जो लंदन अमेरिका में बैठे हुए हैं साहब, उनके बारे में बातें आएंगी, ये सब लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन अच्छा, वाकई इनके दरमियान इख्तलाफात पता नहीं चलता कहाँ से शुरू हुए और कहाँ ख़त्म हुए, और एक दूसरे को खूब अच्छी तरह रगेदा जाता है इल्ज़ामात में। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने जो बातें की वो ख़तरनाक यूँ थी कि इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगता है कि वो फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, बट एट द सेम टाइम ही इज़ सेइंग कि शहबाज गिल साहब ने मुबैना तौर पर इमरान खान साहब के 2 मोबाइल चोरी करके फैज़ हमीद को दिए। आपको तो ये वही है ना कि जी सारे एक दूसरे को कह रहे हैं आप तो एस्टेब्लिशमेंट के मोल्स हैं, आप सारी बातें जो हैं, हाँ, जो भी अंदर होती हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को बताते हैं और उनका मफाद जो है वो अपने सामने रखते हैं। और वो शहबाज गिल के ऊपर भी यही इल्ज़ाम है, फवाद के ऊपर ही इल्ज़ाम है, मरवत के ऊपर ही इल्ज़ाम है, गंडापुर के ऊपर ही इल्ज़ाम है। अच्छा। मेरा ख्याल है अभी तक सलमान अकबर राजा पे ये इल्ज़ाम नहीं है, और शुक्र है किसी एक पे तो नहीं है ना। अच्छा, हाँ, किसी ना किसी हद तक आते हैं वो निर्गे में, लेकिन इनडायरेक्ट लोग डायरेक्ट फायर नहीं कर रहे उनकी तरफ। नहीं, वो ये लोग फायर कर रहे हैं ना, हाँ, मगर ये नहीं, इनके ऊपर ये नहीं कह रहे कि ये एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है। हाँ, ये कह रहे हैं ये आउटसाइडर है, ये कह रहे हैं कि इसकी किरदार नहीं है, और ये पहले ये करता था, अब ये करता था। तो मगर ये नहीं किसी ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के आदमी, तो एक दूसरे के ऊपर तो ये लगा रहे हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट। हाँ, चले देखते हैं ये सलमान अकबर राजा साहब इस इल्ज़ाम की जद में कब आते हैं। अब जो शेर अफजल मरवत साहब का जो ये इंकशाफ है, इसके बाद जो सीरीज़ है, क्या शटअप कॉल आ सकती है इमरान खान साहब की तरफ से कि मुंह बंद रखो? और ये इतला आई थी कि उनको बुलवाया गया मुलाकात के लिए। खान साहब कभी भी शटअप कॉल नहीं देंगे किसी एक को पब्लिक में। खान साहब खिलाएंगे इन सबको। अच्छा। खान साहब के इंटरेस्ट में है कि ये लड़ते रहें एक दूसरे के खिलाफ। जब ये लड़ते रहेंगे तो इनमें से कोई एक लीडर नहीं बनेगा। अच्छा। कोई अल्टरनेटिव नहीं बनेगा पीटीआई का, कोई पीटीआई को लीड नहीं कर सकेगा एक्सेप्ट इमरान खान।
तो ये डिवाइड एंड रूल वाली फलसफा होता है कि आप किसी को तकड़ा ना होने दें, एक दूसरे को लड़ाते रहें ताकि सारे आपके पास भागे आए इंसाफ के लिए विद इन द पार्टी। आप बताएं कि जी मैंने गलत किया या सही किया। और खान साहब प्राइवेट में कुछ और कहेंगे और पब्लिक में कुछ और कहेंगे, पर खान साहब विल नेवर इन माय व्यू स्टॉप दिस। ऊपर से आएगा जो यार बच्चों की तरह लड़ाई मत करो, अंदर से वो चाहेंगे लड़ते रहें, ठीक है, मेरा क्या जाता है। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब ने शहबाज गिल साहब के हवाले से ये बात की कि इमरान खान साहब ये कह चुके थे कि इनको कोर कमेटी से और सियासी कमेटी से बेदखल किया जाए, निकाला जाए, क्योंकि वो व्लॉगिंग करते हुए जो कमेटी के इजलास पे बात होती है वो सब लीक कर देते हैं। तो नहीं, मगर ये कौन कहता है कि खान ने ये कहा है? शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि दो लोग इस बात के गवाह हैं। नहीं, कौन है? कि हामिद रजा साहब के सामने उन्होंने कहा कहे ना, हामिद रजा आके कहे। हाँ, उन्होंने कहा उन दोनों से पूछ लें आप कि उनके सामने। वो नहीं कहेंगे ना। अच्छा, हाँ, कोई एविडेंस नहीं मिलेगी इसकी, इस किस्म की बातें बड़ी निकलेंगी। फवाद चौधरी भी कहेगा खान ने ये कहा, वो कहेगा खान ने ये कहा, वो कहेगा सब सही कह रहे होंगे। अच्छा, खान हर बात कर रहा होगा वहाँ भी। ओके, खान का ये बड़ा स्टाइल है ये कि सबको लगा के रखना। ठीक है, सबको लगा के रखना खान साहब का स्टाइल है, और सबको लगा के रखना डोनाल्ड ट्रंप का भी स्टाइल है। एग्जैक्टली। तो आप चले उधर, चलो डोनाल्ड ट्रंप को देख लेते हैं, वो कितने पानी से वो थोड़ी पानी में, उन्होंने नेटो को पानी में खड़ा कर दिया, और वो भी ठंडे पानी में। हाँ, ये तो है, ये तो है। अच्छा, तो एक तरफ ये कि वो यूक्रेन वॉर के हवाले से ज़ेलेंस्की को तनकीद का निशाना बना रहे हैं फुल टाइम के वो पैसे खा गए। दूसरी तरफ वो इस तरह की बातें कर रही हैं जो रशिया को इतना एज दे रहे हैं कि रशिया ने अप्रिशिएट किया डोनाल्ड ट्रंप को। व्हाट इज दिस पॉलिसी? वो कितना आगे जा सकते हैं? ज़ेलेंस्की के पहले दिन से खिलाफ है। वो कहता है ज़ेलेंस्की अनइलेक्टेड है, अथॉरिटेरियन है, इलेक्शन पोस्ट कर दी है, डिक्टेटर है, और यहाँ तक ये कि ये कहा नहीं मगर कहने को आते हैं कि ये तो सारे नाज़ीज़ हैं। ये जो नाज़ीज़म जो है सारे, ये जो यूक्रेनियन ज़ेलेंस्की, ये सारे नाज़ीज़ हैं, फार राइट। तो मगर तो वो तो बड़ा ज़ेलेंस्की के खिलाफ है, और वो कहता है ज़ेलेंस्की ने ये सारा ड्रामा किया है। अच्छा, अब तो ज़ेलेंस्की भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। अब ज़ेलेंस्की की तो ये कोशिश है किसी तरीके के साथ यूरोपियंस को कहा जाए कि ठीक है जी, अमेरिका चला गया, तुसी सानू डिच करना तो कर दो, मगर अगर डिच किया तो ਤੁਹਾਡੀ वारी अगली। पोलैंड में वो आ जाएगा, पहले पूरा करेगा यूक्रेन, फिर पोलैंड में आएगा रशिया, द रशियन बियर विल स्टार्ट मार्चिंग अगेन। यूरोपियंस डरते हैं क्योंकि उन्होंने 20 साल 25 साल से अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स ही नहीं किए। वो नेटो जब से आया अमेरिका कर रहा सब कुछ, अब वो उनको आदत पड़ गई है कि पैसे ही नहीं खर्च करना डिफेंस के ऊपर, और उन्होंने वादा भी किया था कि करेंगे अप टू 2.5%, वो भी नहीं किया। अब वो कह रहा है 5% करें। वो तो कोई आसान काम नहीं है, इतने पैसे ये डिफेंस पे कहाँ से लगाएंगे? ये तो इनकी इकोनॉमीज इतनी कमज़ोर हैं कि उड़ जाएंगे ये, अगर इतने पैसे इन्होंने डिफेंस पे लगाए। और अगर डिफेंस पे लगाए तो ये तो वक्त लगेगा ना, रीटूलिंग करना, सारी मशीनरी को, पैसे इकट्ठे करने, फिस्कल डिफिसिट्स को कंट्रोल करना, बजट्स को बनाना, कहाँ से आएंगे? कोई यूरोपियन कंट्री के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि रातों रात वो अपने बजट्स डबल कर दे डिफेंस के, नॉट पॉसिबल। और ये जो यूक्रेन का मामला है, ये तो इस साल ख़त्म कर देगा वो। अच्छा। इस साल यूक्रेन जो है विल हैव टू सू फॉर पीस। और जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है कि जितने इलाके रूस ने कॉन्कर किए हैं वो अब रूस के हो जाएंगे, डी फैक्टो वहाँ लाइन बन जाएगी, और यूक्रेन जो है वो डिसफंक्शनल किस्म की एक रंप रह जाएगा पीछे, जो कि नेटो का हिस्सा नहीं होगा, एक बफर स्टेट बन जाएगी। तो दैट इज़ व्हाट रशिया वांट्स। अच्छा। और यूरोपियंस ये कह रहे हैं कि रूस रुकेगा नहीं, आप रूस को थोड़ी सी ढील देंगे वो पूरा खींच ही लेगी, रस्सी पूरी खींच लेगा। और ये पहला कदम है, आप इसको ये ओके कर दें कि जो उन्होंने टेरिटरीज ली हैं वो पक्की उनकी होगी, तो उसके बाद अगला कदम है वो बाकी जगह पे भी आ जाएंगे, उसके बाद वो रुकेंगे नहीं। तो ये यूरोपियंस ये लाइन लेते हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है, रशिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतनी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है, अभी भी बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। और कितनी देर होगी इस वॉर को? 2 साल 3 साल तो होने जा रहे हैं ना, और काफ़ी नुकसान हुआ है रशिया का, दे लॉस्ट ओवर 100,000 ट्रूप्स। तो मतलब है कि देयर इज नो अनएंडेड सप्लाई ऑफ मैन पावर, एंड उनकी इकोनॉमी भी इतनी तकड़ी नहीं है। तो मेरा सो आई थिंक लाइक डोनाल्ड ट्रंप, मैं नहीं समझता कि रशिया के कोई एम्बिशंस हैं। रशिया की सिर्फ ये है कि हमारे बॉर्डर पे नेटो ना पहुंच जाए। वो इनफैक्ट इट्स द अदर वे अराउंड, वो समझते हैं कि इनका इरादे नेक नहीं है, और इसीलिए नेटो बनाया, इसीलिए सब कुछ किया है।
और ये कहते हैं कि रशिया के इरादे नेक नहीं है। रशिया इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैव डेंजरस इरादास इन माय व्यू। क्यूट। तो यूरोपीय यूनियन जिन खतरों को भांप रही है उसको देखते हुए क्या उनके पास आफ्टर अमेरिका, अगर अमेरिका छोड़ देता है तो नेटो के पास है सर्वाइवल के चांसेस कि वो अपने लिए नेटो तो नहीं रहेगा ना तो फिर सोवियत यूनियन की तरह इसका भी अंजाम, नेटो का भी वैसा ही अंजाम, टुकड़े टुकड़े। नहीं, नेटो नहीं रहेगा जिस फॉर्म में है। इनका ये कहना है कि नेटो रखो, हम भी पैसे देंगे, अच्छा। आप अपना डबल करें, हम आधा करते हैं, आप डबल करें। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। ही इज नॉट सेइंग गेट रिड ऑफ नेटो। पहली बात। दूसरी बात ये है, वो ये कह रहे हैं कि नेटो की जो एक्सपेंशनिज्म है उसको रोकें। अब नेटो वाज सपोज टू बी डिफेंस, आपने इसको ऑफेंसिव बना दिया। इसको ऑफेंसिव कोई नहीं, आप अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं आपके पास, कन्वेंशनल फोर्सेस को तकड़ा करें और अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करें। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत कोई नहीं आएगा आपके, अगर आएगा भी तो यू हैव ऑल द कन्वेंशनल वॉर। तो मगर ये ना आप समझें कि आप जाके रशिया को यूक्रेन में बढ़ जाएंगे, फिर बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे, फिर तंग करेंगे, ये नहीं होना। वी डोंट वांट दैट। इसलिए यूक्रेन को उन्होंने नेटो से दूर रखा और इनकार कर दिया। और वो कह रहा है कि नेटो कि ये जो है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि आपने तो इतनी स्पीड के साथ सारे ईस्टर्न यूरोप को नेटो में डाल दिया। उसका क्या मकसद था? रहने देते आप उनको। जो पुराना नेटो था वो वेस्टर्न पावर्स का था। आपने जैसे ही वो ब्रेकअप हुआ सोवियत यूनियन, आप लाइन लगा के सबको लेने आ गए। उनको रहने देते हैं ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट स्टेट्स। रशिया तो बड़ा कमज़ोर था, वो तो टूट चुके थे रशिया से, वापस तो उन्होंने जाना नहीं था। तो ये इन्होंने ये ड्रामा, वो खैर ऑफ कोर्स अमेरिकन पॉलिसी भी यही थी उस वक्त कोल्ड वॉर की, कि ये नेटो जो है इसको तकड़ा करके रूस को पकड़ के रखे, ये ना फिर से हाथ से ना निकल जाए। मगर अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है दैट पॉलिसी वी कांट अफोर्ड। और असली बात ये है, और इसमें असली बात भी है एक, कि अमेरिकन इकॉनमी जो है ना इस वक्त बड़ी ट्रबल में है। अभी लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। अगर आप कहें इजाज़त तो थोड़ी सी उसमें भी बात हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो सारी पॉलिसीज इख्तियार की हैं, जिसके अंदर दो उसके पहलू हैं। एक उसका पहलू है रशिया, कोल्ड वॉर, नेटो, डिफेंस एक्सपेंडिचर्स। दूसरा उसका पहलू है टैरिफ्स एंड टैक्सेस। तो वी नीड टू डिस्कस दिस कि ये डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा क्या है। एजेंडा क्या है, तो उससे पहले इसको कंक्लूड कर लेते हैं, ये वाले को टैरिफ की तरफ जाने से पहले, कि रशिया को इतनी फेवर्स देने का मतलब क्या रशिया को वक्त से पहले चाइना से डिसएंगेज करना है, जो फ्रेंडशिप चाइना एंड रशिया की? दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज रशिया चाइना इस वक्त बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है टू स्ट्रेंथन ब्रिक्स। आज डोनाल्ड ट्रंप का फिर वार्निंग आई है कि अगर आपने ब्रिक्स में डॉलर को कमज़ोर करने की कोशिश की तो ऐसी थोड़ी फटे चुक देंगे। ऐसा ही है ना। तो वो तो यही चाहेगा कि रशिया को ज़रा खुश करके रखे, ताकि रशिया चाइना के साथ मिलके गड़बड़ ना करे, और ये बैलेंसिंग एक्ट करना चाहेगा। इस वक्त तो गुंजाइश नहीं थी, बिकॉज रशिया को आपने पकड़ने की कोशिश की हुई थी, तो उसके पास चारा नहीं था कि वो चाइना के साथ मिलके और ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करे। मगर अगर रशिया के साथ अमेरिका के तलकात बेहतर हो जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि ब्रिक्स इतना इफेक्टिव वेपन अगेंस्ट अमेरिका इस्तेमाल हो सकेगा कि नहीं। सो आई थिंक ऑन दैट पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप इज ऑन द राइट ट्रैक। आगे आइए आप कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो सारा कुछ किया है, इट्स नॉट ओनली फॉर ऑल दिस। आई थिंक बिहाइंड दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम विद द अमेरिकन इकोनॉमी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो इलेक्शन एजेंडा था, उस इलेक्शन एजेंडा में उसने कहा था कि मैं टैक्सेस रिड्यूस करूंगा, मैं टैक्सेस 15% पे ले आऊँगा, हाईएस्ट ब्रैक फॉर कॉर्पोरेट्स। अच्छा। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी इज अ पार्टी ऑफ द रिच रिपब्लिकन पार्टी, राइट विंग, और यही उसका एजेंडा है कि मैंने टैक्सेस कम करने हैं, क्योंकि टैक्सेस कम करने के साथ जो आपकी जेब में पैसे हैं वो बढ़ जाते हैं, तो आपकी खरीदो फरोख्त ज़्यादा कर सकते हैं आप। तो ये एक राइट विंग एजेंडा है। अब जब वो टैक्सेस रिड्यूस करता है, जिस तरीके से वो कह रहा है वो करेगा, तो उसका जो डज लगती है बजट में, वो $1 ट्रिलियन की डज लग जाती है। कितनी? $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन हुआ 1,000 बिलियन। छोटा अमाउंट तो नहीं है। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि अगर टैक्स कम कर देता है और ये पैसे बजट में कहाँ से आएंगे जो कम हो जाते हैं जी। इस वक्त अमेरिका की जो फिस्कल डिफिसिट है, जो यहाँ हम बात करते हैं पाकिस्तान में कि फिस्कल डिफिसिट जो है, हम खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं और आमदन कम है, उसके साथ कर्जे बढ़ाने पड़ते हैं ना। तो इस वक्त अमेरिका की जो फिस्कल डिफिसिट है, वो मेरा ख्याल 1975 के बाद जो आज फिस्कल डिफिसिट है वो डबल हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। अगर उस वक्त 3.5% जीडीपी की फिस्कल डिफिसिट थी, अब 6.5% के करीब उनकी फिस्कल डिफिसिट हो गई है, और डेट जो है वो बहुत बढ़ गई है। इस वक्त अमेरिका की डेट जो है अगले साल तक वो 100% से भी बढ़ जाएगी ऑफ जीडीपी।
अगर जीडीपी उनकी 1 रुपया है तो डेथ भी उनकी 1 रुपया हो जाएगी। इट्स इम्पॉसिबल टू सस्टेन। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम डेट पेमेंट्स नहीं कर सकते, हमारी फिस्कल डिफिसिट 7% पे पहुंची हुई है, ठीक है ना, टैक्स कम है, खर्चे ज़्यादा है। अमेरिका का भी यही हाल है। तो अमेरिका का ये हाल है तो अमेरिका तो अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर ऐसे काम चलता रहा तो अमेरिका की तो तबाही हो जाएगी, वहाँ तो पिटाई हो जाएगी, वहाँ तो पैसे नहीं होंगे उनके पास कुछ खर्च करने के लिए। तो इसलिए उसने ये प्रोजेक्ट बनाया कि मैंने टैक्सेस कम करने हैं। हाँ। टैक्सेस जब कम होंगे तो सरमायादार के पास पैसा ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट होगी तो ग्रोथ होगी। ठीक, अच्छा, उस तरफ उसने कहा कि ये तो होगी, मगर अब सूरत हाल ये है कि बजट से पैसे कहाँ से आएंगे। उसने कहा जी टैरिफ बढ़ा दो। टैरिफ बढ़ाओगे तो ये है कि टैरिफ से पैसे आने शुरू हो जाएंगे। हाँ। और वो जो टैक्स दे रहा है रिलीफ, वो टैरिफ से पूरी हो जाएगी। हाँ। उसका ये कहना है कि मैं अमेरिकनों के लिए टैक्स कम कर रहा हूँ और आपको अमीर कर रहा हूँ, और फॉरेनर्स जो हैं उनके ऊपर टैक्स लगा रहा हूँ, वो भरें ताकि वो भरें और आपका फायदा हो जाए। ये उसकी स्ट्रेटजी है। ठीक है। इसके ऊपर चैलेंज किया जा रहा है कि क्या ये स्ट्रेटजी चलेगी कि नहीं, और ग्लोबल इकोनॉमी हिट करेगी। और ग्लोबल इकोनॉमी का तो सोच ही कोई नहीं रहा ना कि या ये कामयाब भी होगी या नहीं। ये ना हो कि टैक्स कम हो जाए और टैरिफ से पैसे ना कम हो, मतलब ना ज्यादा ना हो, मिल ना सके। हाँ, जाहिर है वो फिर वो काउंटर अटैक आता है उसका। तो फिर क्या होगा। और अगर दूसरों ने भी अपने टैरिफ बढ़ा दिए तो फिर तो किसी का फायदा नहीं है उसके अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप के एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, तो एक्सपोर्ट्स कम होंगे तो फिर प्रॉब्लम बन जाएगा। तो लोग इसको चैलेंज कर रहे हैं, ये इकोनॉमिक फलसफे को, कि टैक्स कम कर दिया, लोगों को खुश कर दिया, अपने लोगों को, बाहर वाले लोगों के चीज़ों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया ताकि वो नाराज़ हो जाए, होंदे हों। मगर क्या जितना नुकसान टैक्स रिड्यूस करने से हो रहा है बजट को, क्या उससे ज़्यादा या उतना ले लेंगे टैरिफ से? नहीं। मगर लोग ये याद करते हैं कि 18वीं सदी में सारा का सारा रेवेन्यू जो यूनाइटेड स्टेट्स का आता था वो टैरिफ से आता था, 100%। 1900 में 50% आता था, और अब तो कुछ भी नहीं आता। तो डोनाल्ड ट्रंप उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके के साथ ड्यूटीज़ के साथ। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के टैक्सेस जो हैं और इंपोर्ट ड्यूटीज, जो टैरिफ जिसे कहते हैं, हमारी इंपोर्ट ड्यूटी से ज़्यादा पैसे आते हैं, टैक्सेस से बहुत कम आते हैं। तो ये अब एक फ़लसफ़ा है कि जो इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर टैक्स लगा दें ताकि रेवेन्यू बन जाए। ओके। तो डोनाल्ड ट्रंप भी वही रास्ता ले रहा है। मगर ये रास्ता जो है, ये ग्लोबल ट्रेड जो रूल्स बनाए थे पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जैसे रूल्स बेस्ड ऑर्डर, उसके अंदर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर ये फैसला हुआ था कि हर मुल्क को चाहिए टैरिफ ताकि तजारत फ्री फ्लो हो। ओके। अब ये लग ऐसे रहा है कि इसके साथ टैरिफ्स बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे तो उधर भी बढ़ेंगे, सबका नुकसान होने जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप का शायद फ़ायदा ना हो को एक दफ़ा टैक्स कम कर दिए, डोमेस्टिक इनकम टैक्स, और उधर से पैसे ना आए तो फिर क्या होगा, फिर बैंक्रप्सी फिर से नजर आएगी। सारा बैकग्राउंड भी हमें आइडिया हो गया, और फ़लसफ़ा क्या कार फरमा हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के इन इक़दामात के पीछे, वो भी आपने जाना। बहरहाल ये इक़दामात रंग क्या लाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हलचल ज़रूर मची है, पूरी दुनिया में थरथली मची है डोनाल्ड ट्रंप के इन इक़दामात की वजह से। लेकिन ये कितने फार साइटेड हैं या इनके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है, ये देखना होगा। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सिटी से सवाल, और अब आपके सवाल मोहम्मद जुल्फ़िकार चीन से। मौजूदा वफाकी सेटअप में इस्टेब्लिशमेंट ने सारी अहम पोजीशंस का कंट्रोल अपने हाथ में रखा हुआ है, जिसमें वजारत ख़जाना, वजारत दाखिला और वजारत खारजा शामिल है। जबकि शहबाज शरीफ को अमूमी तौर पर गैर पैदावारी मीटिंग्स में शिरकत करते हुए देखा जाता है, जैसे कि किसी पुल का, किसी अंडरपास का, किसी स्टेडियम का इफ्तिताह करना हो, या किसी खिलाड़ी को शाबाशी देनी हो, किसी गैर मुल्की वफ्द से रस्मी मुलाकात करनी हो। ऐसी सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट को अपनी सूडो टेक्नोक्रेट हुकूमत के लिए इस सियासी कवर की क्या जरूरत थी? दूसरी तरफ क्या नून लीग को इस सेटअप में अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं है, जिसने अपना बचा कुचा सरमाया इस हाइब्रिड प्लस निज़ाम में झोंक दिया है, जहां कुछ भी इनके हाथ में नहीं है? देखिए, चारा नहीं था ना, चॉइस कोई नहीं थी। चॉइस से ये प्रॉब्लम ये था कि मार्शल लॉ तो लगा नहीं सकते थे, तो कोई हुकूमत तो रखनी थी ना, इलेक्शन तो करानी थी ना। वो जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो ज़्यादा देर तो चल नहीं सकती थी, जिसमें जो चाहे टेक्नोक्रेट्स रख दें। तो एक लीगल कवर तो चाहिए था। अब वो लीगल कवर है या नहीं लीगल कवर, मगर डी फैक्टो कवर तो है ना। अब उसके लिए कोई लीडर भी चाहिए कि उसको चलाने के लिए, और वो बंदा भी ऐसा चाहिए जो हर बात के मोहर लगाने के लिए तैयार हो।
तो जाहिर है, और फिर वो ऐसी सियासी जमात के साथ तल्लुक़ हो जो आपको सपोर्ट करती है और इमरान खान के ख़िलाफ़ है, तो इसलिए फिर इनको लेना पड़ा। और चॉइस कोई नहीं थी इस्टेब्लिशमेंट के पास, इनके पास भी कोई चॉइस नहीं थी। अगर ये चॉइस थी इनके पास, मगर इन्होंने वो अच्छी चॉइस नहीं थी इनके लिए। वो उस वक्त अगर इलेक्शन करा लेते तो शायद ये जेन्युइनली जीत जाते, क्योंकि खान उस वक्त अनपॉपुलर था, इतना पॉपुलर नहीं था। मगर क्योंकि इन्होंने जल्दबाजी की और गवर्नमेंट में आ गए और फिर मुश्किल फ़ैसले करने शुरू कर दिए जो कि आवाम को पसंद नहीं थे, तो इसलिए इनकी पिटाई हो गई अब। तो ये दोनों के लिए कोई चॉइस नहीं थी रियली। अगर चॉइस थी थोड़ी बहुत तो वो थी नून लीग के लिए, कहते कि नहीं जी इलेक्शन करा दें आप। मगर उस वक्त मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी, इलेक्शन नहीं चाहती थी। वो कहती थी इलेक्शन के साथ 3 महीने इलेक्शन के लिए देंगे, फिर इलेक्शन आएगी, फिर 3 महीने और ज़ाया हो जाएंगे, उतनी देर तक बैंक्रप्सी हो जाएगी। इसलिए हमें फौरी तौर पे वी नीड यू टू स्टे इन गवर्नमेंट, और कोई ज़रूरत नहीं इलेक्शन की तरफ जाने की। इसलिए मेरा ख्याल है ये मजबूरी थी जिसके तहत इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि जी अब जिन्हों कहते हैं ना कौड़ा घुट करो तो टिके रहो। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम बहुत दूर हो जाएंगे इस्टेब्लिशमेंट के से, और शायद फिर इस्टेब्लिशमेंट ऐसा कोई कदम उठा ले जिसमें सारे लगे जाइए इसे। बहुत शाइस्ता अंदाज़ है जुल्फ़िकार साहब। चीन से सवाल पूछने का शुक्रिया। नईम शाह सऊदी अरब से। सेठी साहब, जो यूरोपियन, अमेरिकन, कैनेडियन, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वर्सेस हम लोग हैं जो मिडिल ईस्टर्न पाकिस्तानीज हैं, क्या इनका स्टेटस सेम है? क्या दोनों को बिल्कुल सेम एंटिटी के तौर पे लेना चाहिए? आई एम आस्किंग यू बेस्ड ऑन दिस फैक्ट कि हमें यहाँ पे कभी पासपोर्ट नहीं मिलना एंड वी हैव टू गो बैक टू पाकिस्तान अल्टीमेटली टुडे और टुमारो। जो कैनेडियन, अमेरिकन, यूरोपियन, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके पास मोस्टली उनके पास पासपोर्ट्स हैं, और बाकी जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों को मिलने हैं। उन्होंने ओथ लिया हुआ है दूसरी सिटीजनशिप का, उन लोगों की सिटीजनशिप का हमने नहीं लिया हुआ। पता नहीं, मुझे ये फीलिंग होती है कि जैसे उन लोगों को ज्यादा दर्द है पाकिस्तान का, उन लोगों को ज्यादा समझ है पाकिस्तान की। अगर आप रेमिटेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस सऊदी अरेबिया से आती हैं, यूएई से आती हैं, और जो अमेरिका या यूरोप है वो 4th 5th नंबर पे चले जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद दे प्रिटेंड के जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा समझ है। तो सेठ साहब थोड़ी सी आप रहनुमाई फरमाएं हमारी कि एक्चुअली हु इज़ ओवरसीज पाकिस्तानी। अच्छा जी, ऐसे है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो डेमोग्राफिक डेटा है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो कि नॉर्थ अमेरिका में है कंपेयर टू दोज इन द मिडल ईस्ट, फ़र्क है। जो मिडल ईस्ट में है दे कम फ्रॉम लोअर वर्किंग क्लासेस एंड मैक्सिमम थोड़े बहुत मिडिल क्लास। जो नॉर्थ अमेरिका में है मोस्टली फ्रॉम मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स एंड वेरी फ्यू फ्रॉम लोअर मिडिल क्लासेस। इसलिए आप वहाँ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और इस किस्म के लोग पे आपको मिलेंगे इन पब्लिक पोजीशंस, और आपको लेबर क्लास से बहुत कम लोग मिलेंगे। दुकानदार मिल जाएंगे मगर लेबर क्लास से, टैक्सी ड्राइवर से ज़्यादा, और कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या इस किस्म की चीज़ में कम ही लोग मिलेंगे। वेयरएज़ इन द मिडिल ईस्ट सारे कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग में लोअर रैंक्स में शामिल होते हैं। तो देयर इज़ अ डेमोग्राफिक डिस्टेंस। वहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ वर्किंग क्लास के ज़्यादा लोग हैं। वहाँ डेवलप्ड एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान से लोग वहाँ गए हैं, और यहाँ जो गए हैं वो अंडर डेवलप्ड एरिया से गए हैं, बलूचिस्तान से गए हैं, आज़ाद कश्मीर से गए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और वहाँ जो है वो ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ और डेवलप्ड एरिया से गए हैं पढ़ लिख के। तो येस देयर इज़ अ डिफरेंस। अब अगली जो बात आपने कही कि जी वो अपने आप को बहुत पेट्रियाटिक समझते हैं, हालांकि उनकी तरफ से रेमिटेंसेस बहुत कम आती हैं, और ज़्यादातर रेमिटेंसेस आती हैं मिडिल ईस्ट से, जहाँ अनपढ़ लोग हैं और गरीब तबके के एक्सपोर्ट किए हैं हमने लोग। तो ये भी समझ आती है। जो वहाँ लोग हैं उन्होंने पासपोर्ट्स ले लिए हैं और ग्रीन कार्ड्स ले लिए और सेटल डाउन कर गए हैं, उनके बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं, उनकी फैमिलीज़ भी वहाँ हैं। वो चक्कर साल का एक लगा लेते हैं अपने वालिदैन को मिलने के लिए या कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मगर बेसिकली उनका फ्यूचर जो है वो वहीं है। यहाँ जो लोग हैं इनके पास कोई पासपोर्ट्स नहीं है, इनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है इज़ वेरी प्रिकेरियस, मीनिंग के किसी वक्त भी उनको निकाला जा सकता है, उनकी ज़रूरत ना रहे, उनके जॉब्स ख़त्म हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो सिर्फ एक काम के लिए गए हैं वहाँ, वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए गए हैं, पैसे कमाने के लिए गए हैं।
और वहाँ रहने के लिए नहीं गए और ना ही वो वहाँ रह सकेंगे, उनके कानून ही ऐसे हैं। इसलिए उनके पास और कोई चारा नहीं है एक्सेप्ट टू पैसे वापस भेजें। और वो गए भी इसी काम के लिए थे कि उनकी फैमिलीज़ ने उनको पैसे इकट्ठे करके भेजा था, वहाँ टिकट कटाए थे और रास्ते निकाले थे, और वहाँ से जाके वो अब सारी रिमिटेंसेस करते हैं। उनको वहाँ पैसा रखने का फ़ायदा नहीं है कि ना वो प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, उनके ऊपर बहुत सी पाबंदियाँ हैं। सो देयर इज़ नो चॉइस बट टू सेंड द मनी बैक। इसीलिए जब खान उनको कहता है कि आप पैसे ना भेजें, इट्स अ रॉन्ग डिमांड, बिकॉज उनको तो भेजना ही भेजना है, उनकी फैमिली उनके ऊपर डिपेंड करती है। वेरएज़ वो जो लोग अमेरिका में बैठे हुए हैं उनकी फैमिलीज डोंट डिपेंड ऑन दैट। वो तो उन्होंने तो वहाँ अपनी जायदादें बना ली हैं, उनके वहाँ फ्यूचर बन गए हैं और वो अपने आप को वहाँ के सिटीजन समझते हैं। जहाँ एक चीज़ कॉमन में है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इंग्लैंड में हो या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अमेरिका में हो, जिस मर्जी तबके से उनका तल्लुक़ हो, खा वो वहाँ के नेशनल्स बन चुके हैं और यहाँ के नहीं बने मिडल ईस्ट के, मगर सबको पाकिस्तान का दुख है और दर्द है और प्यार है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए वो डुअल नेशनैलिटी भी रखना चाहते हैं। इंडिया ने डुअल नेशनैलिटी ख़त्म कर दी, पाकिस्तान ने अभी तक नहीं ख़त्म की, बिकॉज ये ख़त्म नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि हमारा तल्लुक़ हम पाकिस्तान से रहे, और ये पुरानी जनरेशन एंड न्यू जनरेशन, स्पेशली दी ओल्ड जनरेशन। इसलिए मेरा ख़्याल है कि आप ये नहीं कह सकते कि मिडल ईस्ट वाले ज़्यादा पेट्रियाटिक हैं और वो इतने नहीं हैं, बिकॉज़ वो कम बेचते हैं और ये ज़्यादा बेचते हैं। इसीलिए, और ये भी नहीं आप कह सकते कि वो ज़्यादा उनको दर्द है पाकिस्तान की, इनको कम है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट बेस जो है इस वक्त इमरान खान का, वो अक्रॉस द बोर्ड ही है। ऐसे नहीं है कि यहाँ है और यहाँ नहीं है, ऐसे नहीं है। और मगर याद रहे कि एक ज़माने में बिल्कुल इसी किस्म की सिचुएशन थी पीपल्स पार्टी के लिए, जब मोहतरमा शुरू में भुट्टो साहब के कत्ल के बाद जब ये था तो बड़ा सिंपैथी थी पीपल्स पार्टी के लिए अमेरिका, यूके, मिडल ईस्ट में हमारे लोगों में। फिर उसे एक स्टेज ऐसी आई कि नवाज शरीफ के लिए अच्छी खासी सपोर्ट थी अक्रॉस, मुझे तो याद है, लिव्ड थ्रू ऑल पीरियड्स। और अब इमरान खान के लिए है, बिकॉज दे tired of the old politicians and their old politics. तो मेरा ख्याल है कि that's where we are. It's not a question of more or less patriotic. It's a question of demography, but equal patriotism. ठीक है, अब कनाडा की सरजमीन से आया है, वो शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब लियाकत अली साहब क्या जानना चाह रहे हैं? मैं सुन रहा था आपका प्रोग्राम और ये बात भी काफ़ी वाज़ेह है कि ईरान पर दोबारा इसराइल जो है एक हमला कर सकता है, और मैं समझता हूँ कि वो शायद बड़ा हमला करेगा। क्या ये हमला सिर्फ इस वजह से किया जाएगा, ट्रंप ने जो बयान दिया है मिस्र और उर्दन के बारे में कि फ़लस्तीनियों को वहाँ पर बसाया जाएगा, क्या एक लंबी जंग शुरू करना चाहता है इसराइल, और ईरान की जो ताकत है उसको क्या वो ख़त्म करने में कामयाब हो जाएगा? खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता है तो फिर आलम इस्लाम कहाँ खड़ा होगा, और तमाम दुनिया के जो इस्लामी मुल्क हैं उनकी पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी? देखिए, मैंने पहले भी ये कहा अपने प्रोग्राम में कि इसराइल का तो ये लॉन्ग टर्म एजेंडा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना है, और अगर उसके अंदर रजीम चेंज करनी है तो वो भी हो सकती है। अमेरिका की मदद चाहिए उसके लिए, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए भी और रजीम चेंज करने के लिए भी। तो वो तो इसराइल का एजेंडा है और इसराइल का बड़ा असर रसूख है अमेरिका के ऊपर। मगर इस वक्त मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इसराइल चाहेगा जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। अभी जैसे कहते हैं द आयरन इज़ हॉट, मगर मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहेगा। डोनाल्ड ट्रंप अपना दूसरा एजेंडा जो है वो पूरा करना चाहेगा, जिसके ऊपर वो लगा हुआ है, रूस वाला एजेंडा, ब्रिक्स वाला एजेंडा, टैक्स वाला एजेंडा, होम फ्रंट वाली। क्योंकि इसके ये जो इसराइल का एजेंडा है इसके साथ तो और बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है और बड़े प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। इसलिए आई डोंट थिंक अमेरिका इनकरेज करेगा कि अभी करें। अलबत्ता ये एजेंडे पे है कि किसी न किसी स्टेज पे ईरान के अंदर रेजीम चेंज करनी है हमने, और ये सूरत बिल्कुल जैसे हो सके उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम को पहले तो नेगोशिएशन के साथ करना है ख़त्म, मगर करना ख़त्म है, न्यूक्लियर नहीं ईरान को होने देना। ये है एजेंडा, बट आई डोंट थिंक कि ये इमीडिएट एजेंडा है। इसराइल का ये है, बट आई डोंट थिंक डोनाल्ड ट्रंप का है। अब आइए, आपने जो दूसरी बात की कि इस्लाम की दुनिया का क्या हो रहा है, देखिए बड़ी अफसोस की बात है, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ऐसी कोई दुनिया है ही नहीं। ये जी द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम, मुस्लिम ममालिक, उम्मा, कोई चीज़ नहीं है ऐसी। सियासी तौर पे कोई चीज़ नहीं है ऐसी, ना ही थी। ये बातें हैं सारी, ये हर मुल्क जो है वो अपने मफाद में करता है, उसमें इस्लाम का वो बातें होती हैं इस्लाम की, मगर इस्लाम का कोई तवज्जो नहीं है। तवज्जो ये है कि जी अपने आप को कैसे बचाना है, अपने आप को कैसे बढ़ाना है, एंड सो ऑन।
तो ये आप भूल जाएं कि जी वर्ल्ड ऑफ इस्लाम को या मुस्लिम ममालिक की जो दुनिया है, जो सिविलाइजेशन है, वो उसका आप भूल जाएं, उसको अब सोचे भी ना आप ये देखें कि करने क्या जा रहे हैं। एक दूसरे को तो ट्रस्ट नहीं करते, एक दूसरे के साथ तजारत ठीक नहीं करते, और सारे कोई सब घुसे हुए हैं अमेरिका की पॉकेट के अंदर। कौन सा मुल्क है इस्लामिक जो कि अमेरिका का चले अब मोहताज नहीं है, और लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल करता। वो मुझे बताएं, एक इंडोनेशिया है जो कि थोड़ा बहुत न्यूट्रल अपना रोल अदा कर रहा है, वहाँ आप कह सकते हैं इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इस्लाम मुस्लिम कंट्रीज़, बट वहाँ भी इज़ अ वे ऑफ डीलिंग विद इट। हम तो बिल्कुल मोहताज हैं, एंड सो मैनी ऑल दिस कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट दे कांट डू विदाउट द अमेरिकन्स। तो क्या होगा मुस्लिम वर्ल्ड का? वही जो पहले होता जा रहा है, और भी होगा ऐसे ही। हमने क्या किया? कंट्रीज़ वर डिस्ट्रॉयड, सीरिया वॉज डिस्ट्रॉयड, लिबिया वॉज डिस्ट्रॉयड, इराक वॉज डिस्ट्रॉयड। क्या किया मुसलमान के जो हमारे मुस्लिम लीडर्स हैं? इजिप्ट उनके साथ चला गया, जॉर्डन उनके साथ चला गया, यूएई उनके साथ चला गया। तो क्या रह गया आपके पास? जिनके पास चार पैसा है वो उधर चले गए और चुप करके बैठे रहे जब व्हेन द अदर कंट्रीज ऑफ द मिडल ईस्ट वर बीइंग डिस्ट्रॉयड। तो इसलिए प्लीज़, मैं आई डोंट वांट टू हियर अबाउट द मुस्लिम उम्मा, नेशन स्टेट्स, स्टेट इंटरेस्ट्स, no friends, no, only masters, and then vested interests, national interests. ठीक है, वक्त ख़त्म हो गया, वरना उमर फारूक साहब भूरे वाला से ये जानना चाह रहे थे कि अगर आप कभी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो प्रायोरिटी पे कौन सा काम यार करेंगे? बस करो यार। अच्छा खैर, इस सवाल का जवाब भी जान लेंगे। नईम शाह, सऊदी अरब से आपने ओडीआई फॉर्मेट के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। जुनैद इंग्लैंड से बहुत से सवाल व्यूअर्स की जानिब से जो भेजे गए आने वाले प्रोग्राम्स में शामिल करते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।